Good morning students. Welcome back to chemistry class. Myself Jagati Gosai from Shri Ram College. चैप्टर चल रहा था हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर के अंदर थायोफीन। और थायोफीन के अंदर देखिए कल हम जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने उसके सोर्स की वो हमें मिलता कहाँ से है थायोफीन, और उसके बाद उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन उसके रिएक्शंस देखी थी, एक तो ब्यूटेन से और एक दूसरी सिंथेसिस और देखी थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम बात करते हैं थायोफीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो जो थायोफीन है देखिए वो एक कलरलेस लिक्विड है, बिल्कुल एक रंगहीन द्रव है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 84 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि ये कलरलेस लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने जब स्टार्टिंग में थायोफीन की बात करी थी तो हमने कहा था कि ये क्या है, बिल्कुल एकदम बेंजीन जैसा है। तो इसलिए इसकी जो सारी रिएक्शंस हैं वो भी कैसी हैं, बेंजीन के जैसी ही हैं। मतलब इसकी ऑलमोस्ट जो रिएक्शंस हैं या जो रिएक्शन का जो पाथ फॉलो होगा वो इसी तरह से होगा जैसे जैसे हम बेंजीन की रिएक्शंस करवाते हैं वैसे ही ये रिएक्शंस देगा थायोफीन। और एक बात की, जो थायोफीन है वो पायरोल और फ्यूरान दोनों से ज़्यादा एरोमेटिक है और बेंजीन से ज़्यादा भी एरोमेटिक है, लेकिन जो उसकी रिएक्टिविटी है देखिए वो बेंजीन से ज़्यादा है। सारी रिएक्शंस तो उसकी बेंजीन के साथ सेम है, लेकिन रिएक्टिविटी जो है उसकी वो बेंजीन से भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कि उसकी रिएक्टिविटी को हम कंपेयर कर सकते हैं फिनॉल के साथ, कि जो थायोफीन है उसकी रिएक्टिविटी फिनॉल के मतलब मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये बात थी। अब केमिकल रिएक्शंस के अंदर देखिए हम दो तरह की रिएक्शन स्टडी करते हैं, एक तो एडिशन रिएक्शन और एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। तो एडिशन रिएक्शंस के अंदर देखिए जो थायोफीन है उसकी रिएक्शंस देखते हैं। देखो केमिकल रिएक्शंस दो टाइप्स की हैं, इसमें हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखिए एडिशन रिएक्शंस की। तो एडिशन रिएक्शंस देखिए इसकी दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट इसके अंदर देखिए कि अगर हम थायोफीन ले लें और थायोफीन की रिएक्शन करवा दें यहाँ पे पैलेडियम के साथ, इसका हाइड्रोजिनेशन करवा दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है टेट्राहाइड्रोथायोफीन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। तो ये रिएक्शन है देखिए थायोफीन का, हमने हाइड्रोजिनेशन करवाया पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, तो हमारे पास टेट्राहाइड्रोथायोफीन आ गया। और इसको एक और नाम भी इससे बोलते हैं, देखिए इसको या तो बोला जाता है थायोलैन या फिर बोलते हैं इसको थायोफेन। इसके ये दोनों ही कॉमन नाम है, थायोलैन या फिर थायोफेन। तो ये तो थी देखिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए थायोफीन ले लिया वापस से हमने। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इसकी हाइड्रोजिनेशन ही करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट अब हम चेंज कर रहे हैं और कैटलिस्ट हम ले रहे हैं देखिए इसमें रेने निकल। अगर जब हम रेने निकल की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं देखिए तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ब्यूटेन। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस H2S। तो यहाँ पे देखिए हमने थायोफीन का हाइड्रोजिनेशन ही किया है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज कर दिया। कैटलिस्ट हमने यहाँ पे लिए रेने निकल, तो अब यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा N ब्यूटेन और साथ में H2S गैस निकल जाएगी। और इसका नाम यहाँ पे देखिए क्या था, थायोलैन या फिर थायोफेन। तो देखिए ये इसकी एडिशन रिएक्शंस थी। बस ये दो ही टाइप्स की रिएक्शन है इसके अंदर, एडिशन रिएक्शंस जो है हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो मैच करती हैं बेंजीन से।
तो जो इसकी रिएक्शंस हैं देखिए वो सारी ऑलमोस्ट बेंजीन की तरह ही होंगी। रिएक्टिविटी बस इनकी थोड़ी सी थायोफीन से, जो थायोफीन है उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बेंजीन से ज़्यादा होती है कि ये फिनॉल की तरह बिहेव करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर देखिए जब फर्स्ट रिएक्शन है हमारी वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन के लिए आपको पता है हम लोग क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं और साथ में हम जो मिक्सचर लेते हैं या फिर जो मीडियम इसको प्रोवाइड करवाते हैं वो करवाते हैं एसीटेट का। तो यहाँ पे देखिए थायोफीन लिया हमने प्लस HNO3, और HNO3 ये कैसा लेते हैं हम, फ्यूमिंग HNO3 जिसको सधूम HNO3 बोलते हैं, फ्यूमिंग HNO3 लेते हैं। साथ में यहाँ पे एसीटेट लेते हैं, एसीटेट ऑक्साइड लेते हैं देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाता है नाइट्रो। और ये आपको पता ही है, हमने बात करी थी सारे जर्नल इंट्रोडक्शन के अंदर कि जितने भी जो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है उनकी सबसे फेवरेबल पोजीशन क्या है, अल्फा पोजीशन है, जहाँ पे जाके जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वो कहाँ पे अल्फा पोजीशन पे आके उसकी ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए थायोफीन से हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 नाइट्रो थायोफीन आ गया इस तरह से। तो ये रिएक्शन थी देखिए हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर सल्फोनेशन रिएक्शन। वही सेम थायोफीन लेंगे हम प्लस अब यहाँ पे हम लेंगे H2SO4। यहाँ पे देखिए H2O माइनस होता है इसके अंदर से, और यहाँ पे हमारे पास देखिए वही सेम अल्फा पोजीशन के ऊपर SO3H ग्रुप आके ऐड हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा देखिए 2-थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड, थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड इस तरह से। तो देखिए ये रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन और उसके बाद सल्फोनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है देखिए हमारे पास हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखिए जिसकी हैलोजिनेशन रिएक्शंस हैं वो थोड़ी सी इसमें यहाँ पे जो हमें कंडीशंस देनी पड़ती हैं, बहुत ही माइल्ड कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शंस करवानी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं क्लोरीनेशन। थायोफीन लिया हमने प्लस Cl2 और ये रिएक्शन होती है देखिए -30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, प्लस एक तो हमारे पास आता है यहाँ पे देखिए 2-क्लोरोथायोफीन और एक यहाँ पे आता है देखिए हमारे पास 2,5-डाईक्लोरोथायोफीन इस तरह से। यहाँ पे देखिए जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, बहुत ही माइल्ड कंडीशंस के अंदर हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है देखिए वो यही अल्फा पोजीशन वाला ही फेवरेबल होता है, तो मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वो यही बनता है। तो इसके बाद देखिए क्लोरीनेशन। अब इसके अंदर नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन करवाने के लिए यहाँ पे देखिए हम जो रीजेंट यूज़ करेंगे वो हम करेंगे N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ब्रोमिनेशन N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड। ठीक है, इसको NBS भी लिखते हैं शॉर्ट में, NBS।
तो वही देखिए थायोफीन लिया हमने प्लस NBS एंड ब्रोमोसक्सिनेमाइड, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 2-ब्रोमोथायोफीन, 2-ब्रोमोथायोफीन इस तरह से। ठीक है, अब हमने ये करवाया ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, देखिए आयोडोनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए आयोडोनेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं येलो कलर का मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिए आयोडोनेशन करवाने के लिए यहाँ पे येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया जाता है। तो रिएक्शन देखिए इसकी, थायोफीन लिया प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ HgO, और ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास आता है, यहाँ पे देखिए 2-आयोडोथायोफीन। इस तरह से तो ये रिएक्शन होगी देखिए हमारे पास आयोडोनेशन रिएक्शन। तो ये हैलोजिनेशन के अंदर देखिए हमने तीनों तरह की रिएक्शन देखी, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन। तीनों के अंदर देखिए हमने रीजेंट्स अलग अलग लिए, अलग अलग रीजेंट्स लेके हमने उसकी रिएक्शंस करवाई। अब इसके अंदर नेक्स्ट रिएक्शन देखिए जो आती है वो आती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन के अंदर देखिए यहाँ तो हम लेते हैं एसिटिल क्लोराइड या फिर हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जो एसिटिल ग्रुप होता है वो जाके वही उसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर जाके ऐड हो जाता है। तो देखिए वही थायोफीन लेंगे प्लस, अब यहाँ पे देखिए CH3CO की होल ट्वाइस, इस तरह से CH3CO की होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड हमने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास इस तरह से ये ग्रुप आके ऐड हो जाएगा COCH3। तो अब इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2-एसिटल थायोफीन, 2-एसिटल थायोफीन। तो ये देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, इसके अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर। और यहाँ पे देखिए जो हम रीजेंट लेते हैं वो लेते हैं H2PO4, या फिर इसको बोला जाता है कि ये हाइड्रोजन जो फॉर्म होती है इसकी फॉस्फोरिक एसिड की, इसके अंदर जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे देखिए H2PO4 माइनस, इसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स की। थायोफीन लिया, रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और इसके अंदर यहाँ पे जो ये H2PO4 माइनस लिया है ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पे आयनिक फॉर्म है। तो ये रिएक्शन होगी फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, देखिए हम क्लोरोमिथाइलेशन। और क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन के अंदर देखिए क्लोरोमिथाइलेशन। अब क्लोरोमिथाइलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे CH2Cl ग्रुप है वो आके थायोफीन के ऊपर ऐड होगा। तो रिएक्शन देखिए हम यहाँ पे लेते हैं थायोफीन प्लस HCHO। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं देखिए फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HCl, ये रिएक्शन होगी देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये CH2Cl इस तरह से। तो ये रिएक्शन है देखिए क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन। थायोफीन ले रहे हैं प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, रिएक्शन हो रही है, और वहाँ पे हमारे पास थायोफीन के साथ कौन सा ग्रुप आ रहा है, मिथाइल क्लोराइड ग्रुप आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा वहाँ पे देखिए 2-क्लोरोमिथाइल थायोफीन, 2-क्लोरोमिथाइल थायोफीन। अब देखिए इसके बाद अगर हम रिएक्शन करवाएं डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड की रिएक्शन करवाएं POCl3 के साथ, यहाँ पे देखिए हमने लेना है थायोफीन प्लस यहाँ पे हमने लेना है डाईमिथाइल
फॉर्मेमाइड, ये फॉर्मूला है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड का। और यहाँ पे ये रिएक्शन होगी देखिए POCl3 की प्रेजेंस के अंदर। तो अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड लिया, थायोफीन लिया और POCl3 लिया। तो जो रिएक्शन होगी देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जो ऐड होगा देखिए आके प्लस CH3 की ट्वाइस NH, और यहाँ पे जो ग्रुप ऐड होगा देखिए यहाँ पे ये CH HO। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 2 एल्डिहाइड थायोफीन आ जाएगा, 2 एल्डिहाइड थायोफीन। रिएक्शन करवा रहे हैं देखिए थायोफीन की डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड प्लस POCl3 की प्रेजेंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ रहा है कि वहाँ पे एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूट हो रहा है और साथ में सेकेंडरी अमीन बन रहा है। तो ये रिएक्शन थी देखिए थायोफीन की डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के साथ। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, देखिए मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बहुत इजीली हो जाती है। थायोफीन प्लस HgCl2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा देखिए HgCl। इस तरह से ये रिएक्शन होती है देखिए मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, इसको मर्क्यूरेशन कहते हैं। थायोफीन के साथ मर्क्यूरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है तो वहाँ पे ये देखिए मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो यहाँ पे आके देखिए ऐड हो जाता है थायोफीन के साथ, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद ब्यूटाइल लिथियम या फिर N ब्यूटाइल लिथियम। रिएक्शन विद N ब्यूटाइल लिथियम। अब देखिए थायोफीन लेंगे प्लस C4H9Li और यहाँ पे ये N। यहाँ पे देखिए थायोफीन लिया प्लस हमने लिया N ब्यूटाइल लिथियम। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिथियम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर प्लस यहाँ पे ये C4H10 ब्यूटेन हमारे पास निकल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन का हम क्या करवा सकते हैं, कार्बोक्सिलेशन करवा सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखिए इस तरह से, हम यहाँ पे ये Li, अब यहाँ पे हमने रिएक्शन करवानी है देखिए इसकी कार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं CO2 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए SCOO- और Li प्लस, इस तरह से ये COO ग्रुप पूरा का पूरा इसके पास आके ऐड हो जाएगा। फिर इसके अंदर यहाँ पे हम इसका करवा देते हैं देखिए H+ के साथ या फिर H3O+ के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, थायोफीन का। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, थायोफीन का कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको बोल देंगे हमने यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड 2 थायोफीन या फिर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड थायोफीन। तो ये रिएक्शन थी इसकी ब्यूटाइल लिथियम के साथ। हमने यहाँ पे थायोफीन लिया, साथ में हमने लिया N ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पे लिथियम सब्स्टिट्यूट हुआ पहले अल्फा पोजीशन पे और साथ में ब्यूटेन आ गया। फिर हमने जो यहाँ पे लिथियम सब्स्टिट्यूट थायोफीन आया था इसका हमने कार्बोक्सिलेशन करवाया CO2 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडिशन प्रोडक्ट आया CO- Li+। फिर इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ गया और इसको हमने कहा कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 2 थायोफीन, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन थी N ब्यूटाइल लिथियम के साथ। अब इसके बाद देखिए इसके अंदर इसकी बात करते हैं हम। रिएक्शंस देखिए ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। इसके अंदर जितनी भी जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी थायोफीन की वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए। अब नेक्स्ट देखिए हम इसकी बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर और इसकी एरोमेटिसिटी के बारे में। स्ट्रक्चर
एंड एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की बात करें यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, देखिए C4H4S, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसके अंदर 4 कार्बन एटम है और 1 हेटेरो एटम है, वो क्या है, सल्फर है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पे ये भी क्या है, एक तरह से 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किससे स्टेबल है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इसकी रेजोनेंस बनती है और इसकी रेजोनेटिंग जो एनर्जी होती है देखिए वो 117 to 120 किलो जूल पर मोल लमसम इतनी होती है ऑलमोस्ट। इसकी जो रेजोनेटिंग एनर्जी होती है देखिए वो 117 to 120 किलो जूल पर मोल होती है। इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब यहाँ ये बात हुई इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है, और हमने बात किया कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज्ड किससे होती है, कि उसकी अनुनादी संरचनाएं, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं और उसकी रेजोनेटिंग एनर्जी ये होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखिए इसकी एरोमेटिसिटी की। तो एरोमेटिसिटी के अंदर देखिए वही कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास कि एक तो क्या होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए स्ट्रक्चर, प्लेनर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जितनी भी अभी रिएक्शंस की उससे हमें पता लग गया देखिए कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है थायोफीन की वो कैसी है, साइक्लिक है और साथ में क्या है, प्लेनर है। तो साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है थायोफीन की। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे सल्फर के पास भी क्या होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए वो पार्ट किस में लेते हैं, यहाँ पे इसका जो ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हकल रूल है हमारे पास, इस हकल रूल को देखिए ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर प्लस हकल रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक और स्पेशलिटी होती है सल्फर, ये जो हमारे पास थायोफीन है इसकी। थायोफीन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम सभी के लिए ड्रॉ करते हैं सारे, जो इसके p ऑर्बिटल जब पार्ट लेता है, यहाँ पे देखिए इसका जो p ऑर्बिटल पास जब पार्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सारे कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो जो इसका pz ऑर्बिटल है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में या अनुनादी संरचनाओं में बनाने में हिस्सा लेता है, ठीक है। लेकिन s के पास यहाँ पे जो ये सल्फर है इसके पास d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है और ज़रूरत पड़ने पर इस d ऑर्बिटल की भी आवश्यकता पड़ने पर क्या करते हैं, हम इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो उससे फ्यूरान और पायरोल से ज़्यादा बनती हैं और यही कारण है कि ये थायोफीन जो है वो पायरोल और फ्यूरान दोनों से ज़्यादा एरोमेटिक होता है। इसके एरोमेटिक ज़्यादा होने का कारण ही यही है कि इसके अंदर जो इसका d ऑर्बिटल है वो भी अनुनादी संरचनाएं बनाने के अंदर हमारे इसमें पार्ट लेता है और इसी कारण ये क्या होता है, ज़्यादा एरोमेटिक होता है। और साथ में देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का रीज़न भी यही है कि जब इसकी जो d ऑर्बिटल की जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे दोनों चार्ज जो हैं वो रिंग के ऊपर विस्थानीकृत होते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है, जब सल्फर एटम की हम p ऑर्बिटल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ जो है माइनस चार्ज है, सिर्फ वो घूमता है रिंग के ऊपर। लेकिन जब हम d ऑर्बिटल के अंदर जब इसकी d ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इनकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं हम d ऑर्बिटल की, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज वहाँ पे आते हैं। इसी कारण से यहाँ पे देखिए ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है एज कंपैरिजन टू फ्यूरान और पायरोल। जो थायोफीन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और मोर एरोमेटिक होता है। तो ये देखिए ये बात थी इसकी स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी की। अब यहाँ पे देखिए हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की वो देखते हैं कि यहाँ पे देखिए किस तरह से इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से यहाँ पे देखिए विस्थानीकृत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स
उसके बाद कार्बन के पास एक पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक और इसके पास भी एक। तो इस तरह से देखिए ये, फिर यहाँ पे देखिए ये ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो दो रिंग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक तरह से क्या होती हैं, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी रिंग के ऊपर क्या होते रहते हैं, देखिए डीलोकलाइज होते हैं, और जो इनका एरोमेटिक षटक होता है वो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसलिए क्या होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एरोमेटिक स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो हम नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थी देखिए पी ऑर्बिटल वाली, वो तो जब 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया था देखिए Z लगा के, तो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर ली थी। लेकिन अब हम यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब 3D ऑर्बिटल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज होगा, तो 3D ऑर्बिटल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अब जब हम इसकी 3D ऑर्बिटल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए तो ये देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जब इसमें 3D ऑर्बिटल यूज होता है तो मैंने बताया था कि आपको पॉजिटिव चार्ज भी आता है और नेगेटिव चार्ज भी इसके अंदर आता है। लेकिन जब सिर्फ p ऑर्बिटल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही रिंग के ऊपर घूमता है। लेकिन जब हम d ऑर्बिटल की स्टडी करेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इसके ऊपर यहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रही हैं वो 1 2 3 4 और ये 5, इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आती हैं 3D ऑर्बिटल के लिए। तो यहाँ पे देखिए इस कारण जो ये है जो थायोफीन है देखिए वो क्या है, इनमें से पायरोल फ्यूरान इन सब से क्या है देखिए ज़्यादा एरोमेटिक है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बात थी देखिए थायोफीन की, कि थायोफीन के जो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होने का कारण क्या है कि इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, p ऑर्बिटल की भी और d ऑर्बिटल की भी। और जो d ऑर्बिटल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसी कारण ये क्या है हमारे पास ज़्यादा एरोमेटिक है और ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। अब देखिए यहाँ तक आपके जो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर थी हमारे पास देखिए वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे फ्यूरान, थायोफीन और पायरोल इन तीनों के देखिए जो तीनों 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर थी हमारे पास ये तीनों कंप्लीट हो जाती हैं, फ्यूरान, थायोफीन और पायरोल। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। और 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपके सिलेबस के अंदर देखिए एक ही कंपाउंड है और वो है पिरिडीन, और जिसको हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम है देखिए अजीन। तो ठीक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपके 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर और उसके अंदर पायरिडीन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।